नमस्कार, बहुत स्वागत आपका 3 का तड़का में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सीधे खबर आपको बांग्लादेश से बताते हैं, जहां बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर को उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं और वहां से ऐसी कुछ तस्वीरें भी निकल कर आई जो चिंताजनक हैं, जिनमें कई मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया गया है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला भी किया गया। एक ही जिले में 12 घरों को आग लगा दी गई, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया है। खबर यह भी है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ का वीडियो जारी किया गया है। इस्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई है। बांग्लादेश में किस तरह हिंदू निशाने पर हैं, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। इस्कॉन ने ये तस्वीर जारी की है, किस तरह खंडित की गई है वहां पर मूर्तियां, किस तरह उपद्रवियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। दिनाजपुर में जिस तरह आपको बताया जा रहा है कि 10 हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। पंचगढ़ में घरों में लूटपाट के बाद तोड़फोड़ की गई है। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घर पर हमला किया गया है। इस्कॉन टेंपल में तोड़फोड़ करके मंदिरों को मूर्तियों को खंडित किया गया है। खबर यह भी है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। अब सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र जिसकी मांग है उसको खतरे में डालते हुए तख्ता पलट की तरफ क्या इतना आसान है बांग्लादेश में होना। और दूसरी बात यह कि क्यों आखिरकार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसपे खुद आज मीटिंग में बड़ी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पे चिंता जाहिर भी की है। बिल्कुल अगर हमारे सनातनी हैं, भारतीय हैं और वहां पर आज जो वहां पे गृह युद्ध छिड़ गया है और वहां जिस प्रकार का माहौल है कि वहां के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, तो हमारे लोग वहां कैसे सुरक्षित रहेंगे आम आदमी। तो बिल्कुल उनको यहाँ लाना चाहिए और जो नियम कायदा उसके अनुरूप उनको लाकर और यहाँ उनको रखना चाहिए। पहले भी ऐसे कई बार हुए हैं और उसी की श्रृंखला में पुनः शुरुआत हुई है कि कई सनातनियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वे अपनी मातृभूमि पे तो आना ही चाहेंगे। तो आप विधायक बाल मुकुंद आचार्य को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरह सनातनियों को टारगेट बनाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या अब इससे सवाल उठता है कि जो वहां पर हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, क्या वो भारत की तरफ रुख करेंगे? भारत क्योंकि नजर इस पे बनाया हुआ है। बांग्लादेश में इस वक्त की बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। विधायक बाल मुकुंद आचार्य क्या कुछ कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले को लेकर। बिल्कुल अगर हमारे सनातनी हैं, भारतीय हैं और वहां पर आज जो वहां पे गृह युद्ध छिड़ गया है और वहां जिस प्रकार का माहौल है कि वहां के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, तो हमारे लोग वहां कैसे सुरक्षित रहेंगे आम आदमी। तो बिल्कुल उनको यहाँ लाना चाहिए और जो नियम कायदा उसके अनुरूप उनको लाकर और यहाँ उनको रखना चाहिए। पहले भी ऐसे कई बार हुए हैं और उसी की श्रृंखला में पुनः शुरुआत हुई है कि कई सनातनियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वे अपनी मातृभूमि पे तो आना ही चाहेंगे। तो विधायक बाल मुकुंद आचार्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कई सारे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, सनातनियों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में प्रताड़ित जो भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू हैं, वो अपनी मातृभूमि में तो वापस आना ही चाहेंगे। बड़ी स्टेटमेंट विधायक बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से। बांग्लादेश में जो मंदिरों में तोड़फोड़, जो इस्कॉन की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, इस्कॉन ने यह भी बताया है कि कई मंदिरों को आग के हवाले भी किया गया। हिंदुओं पर हुई बर्बरता को लेकर राजस्थान के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने क्या कहा, बड़ा स्टेटमेंट वो आपको सुनाया। लेकिन आप ये सोचिए कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, तो ये सवाल खड़ा होता है कि हिंदू कैसे सुरक्षित होंगे। बवाल के बीच में जब प्रदर्शनकारियों ने ये कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देने के बाद 45 मिनट का समय दिया गया, सेना के हेलीकॉप्टर से वो देश छोड़कर भी चली आई, तो आखिर बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। दूसरी बात यह कि हिंदुओं को टारगेट वहां पर क्यों बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों, हिंदू मूर्तियों को खंडित क्यों किया जा रहा है। नियम के तहत सनातनियों को
प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल अब खड़ा होता है। अब विद्रोह वहां पर शांत क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सेना ने अल्टीमेटली अब लीड ली है, वहां पर अंतरिम सरकार बनाई गई है। सेना ने जिस तरह आश्वासन दिया है, राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात वहां पर कही जा रही है, लेकिन इस बीच में हिंदुओं को लेकर ये बांग्लादेश में टारगेट क्यों किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, जिस तरह विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि क्या अब जो प्रताड़ित हो रहे हिंदू वो अपने देश को वापस फिर से आना चाहेंगे, क्या इसके लिए भारत तैयार है फिर नहीं तैयार है, क्योंकि बैठक में लगातार जब से कल से वहां पर तख्ता पलट की एक तरह से संदेश निकलकर सामने आया। फिलहाल आप ये कह नहीं सकते पूरी तरीके से, लेकिन उसके बाद से ही पूरे देश की नजर, पूरे दुनिया की नजर कहीं ना कहीं बांग्लादेश पे आके फिर से टिक गई है। दक्षिण एशियाई के देशों का हाल लगभग इसी तरह हुआ। अगर आप पीछे इतिहास को देखें तो पाकिस्तान का हाल यही रहा है, म्यांमार का हाल इसी तरह रहा है, अफगानिस्तान का हाल इसी तरह रहा है, और अभी हाल ही में इसके पहले हमने श्रीलंका का हाल भी इसी तरह देखा। और उसी क्रम में अब फिर से एक मुल्क, पड़ोसी मुल्क भारत का, बांग्लादेश भी इसी का शिकार होता हुआ नजर आया। कल जब हमने देखा ये परिस्थिति, उसके बाद से सीधे नजर भारत की इस पर टिकी रही, और इसको लेकर आज सदन में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पे गंभीर चिंता जाहिर की, बैठक में भी उस पर जाहिर किया गया। अब देखना है कि आगे कुछ स्टेप क्या होता है या बांग्लादेश का भविष्य क्या होता है। फिलहाल ये बड़ा स्टेटमेंट विधायक बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से दिया गया है। और विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के धरने का मामला चल रहा है, और इस बीच में जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अधिसूचना जारी की है 16 जुलाई 2024 को, और उसमें भी भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस अधिनियम विनियमित या जिसके तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है उसका कार्रवाई उसी के तहत निर्णय किया जाएगी। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है, उसके जो वर्डिंग में आपको पढ़ता हूं, किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, विनिमय किया गया आदेश या अधिसूचना, अध्यादेश या विनिमय जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता के प्रवर्त किया जाता है तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में पढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो आदेश होते हैं उसको नागरिक सुरक्षा संहिता 1973 के तहत ही पढ़ा जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा। एक भी दूसरा किसी तरह का कोई आक्षेप, कोई आधार, कोई गलती किसी तरह का नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कोई तथाकथित बिना आधार का आक्षेप किया है वो पूर्ण रूप से निराधार है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो उन्होंने नारेबाजी की, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी दम होता, सत्यता होती, नैतिकता होती, तो इस नोटिस में भी लिखते कि एजी या डबल एजी का नियुक्ति कैसे हुई। 7 महीने 6 महीने पहले विधिवत हुई है, उसके संबंध में बिना किसी तरह का ऐतराज, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए इस तरह का ऐतराज किया। इसमें एकमात्र ऐतराज था, एकमात्र ऐतराज था कि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता और नई दंड प्रक्रिया संहिता। इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसे बेबुनियाद ऐतराज, समय बर्बाद करना, विधानसभा की प्रक्रिया कार्रवाई चलना, और चूंकि पहली बार बजट सत्र पूर्ण जब तक हमारी सरकारी कार्रवाई पूरी हुई उस तक किसी तरह का उनका कोई किसी नहीं चला, न उन्होंने कोई ऐतराज किया। मैं आज आपकी मार्फत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि पर्ची सबसे ज्यादा लगी सत्तारूढ़ दल की लगी, ध्यानाकर्षण सबसे अधिक लगे सत्तारूढ़ दल के लगे, प्रश्न लगे सबसे अधिक प्रश्न हमारे लगे। एक स्थगन लगाने का उनका अधिकार है, वो स्थगन हम सत्तारूढ़ दल वाले लगा नहीं सकते नियमों के अनुसार। बाकी उनका कोई, उनके जितने भी सहयोगी है, विपक्षी दल के जो भी माननीय सदस्य है, उन्होंने सक्रियता से इस सदन में भाग ही नहीं लिया और मात्र व्यवधान करना या समाचार पत्रों की सुर्खियां बनना, इस लिहाज से ही उन्होंने कार्रवाई की है। इसलिए मैं उनके कर्तव्य की घोर निंदा करता हूं। और जो हमारा घटनाक्रम 2 दिन चला उसके समय में आदरणीय योगेश्वर जी गर्ग आपसे मुताबिक होगी। ये जो आपका बारे में सफाई दे रहे हैं, मामला हो रहा है, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के केंद्र इलेक्शन में मंत्री को किसी लाभ के बदले नहीं दे सकते। जिस गाइडलाइन का उद्धरण दे रहे हैं वो गाइडलाइन मेरे पास है। हम बिल्कुल विधिवत तरह से कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर जाता है वो मेरे से अलग है, पिछले टेन्योर में था, 2 बार बेस्ट काम करने की वजह से सरकार द्वारा उसे सम्मानित किया गया है।
अभी भी 18 रिपोर्टेड जजमेंट उसके अकेले के हैं। तो जो व्यक्ति काम करेगा उसका अपना होगा, और जिस संहिता का ध्यान रहे ऐसा पूर्ण रूप से गलत निराधार है, उसका कोई लेना देना नहीं। 12 जिलों के अलावा एक वन बाई वन आराम से। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, जो प्रक्रिया जिस कानून के तहत प्रारंभ हो जाती है उसका अंतिम निस्तारण भी उसी कानून के तहत होता है। बाकी जिलों की बात कर रहा हूँ, वो प्रक्रिया भी उसी में प्रारंभ हो चुकी है। पैनल आगे पैनल कभी आ गया, सभी जिलों का कार्रवाई भी अंतिम चरण में है, सभी जिलों की। वो बिना किसी आधार के, बिना धराधार के, इस नोटिस में बिना लिखे ही ऐसे आरोप लगा दे, उसका कोई निराकरण नहीं है। अगर हिम्मत होती तो जैसा उन्होंने ये आरोप लगाया वैसा इसमें लगा दे तो नाराज जवाब दे। कोई आरोप नहीं, इसमें सिर्फ एक ही लिखा है कि नई और पुरानी सीआरपीसी के तहत नियुक्ति। मंत्री जी, धन्यवाद। जानना चाह रहे थे कि जो आपने कहा कि एजी की नियुक्ति सही है, तो सरकार ने हाईकोर्ट में जो केस है उसमें पुराने एजी को क्यों लेकर के, क्या कोई कॉम्पिटेंट नहीं है? नहीं, ये विषय नहीं होता है। एक डॉक्टर और वकील, उसकी कोई जाति, उसका कुछ नहीं होता है। जिनको नियुक्त करना है उसका नियुक्त किया है, नियुक्त बदलती रहती है, नियुक्ति होती रहती है। और जो हमारे एजी जो है वो ठीक समझा, उनको नियुक्ति उनके सहयोग के लिए है। वो एजी ही उसमें हमारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एजी साहब के सहयोग के लिए चाहिए। बोले कॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंस का विषय नहीं है। जो विपक्ष का सवाल ये है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो कह रहा है कि जो डबल एजी जो बनाया गया है, आप अगर मंत्री नहीं होते तो वो डबल एजी नहीं बन पाते। सवाल ये, मैं पिछली बार मंत्री नहीं था, वो फिर भी सरकार में इसी पद पर था। डिनर और फिल्म का बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष ने कहा है कि सावरकर फिल्म देखने न आज जाएंगे न कल, अगर गांधी फिल्म दिखाते तो जरूर जा सकते थे, लेकिन जो रवैया। और ये कह रहे हैं कि जो ये सारा मनमुटाव हुआ है असेंबली में, उससे मतलब एक बहुत किरकिरी हो गई है दोनों के बीच में, तो उससे नाराज है। हमारी किरकिरी हमारे पार्ट पे आप सब हमारे प्रत्यक्षदर्शी हो। आपने एक भी ऐसा आर्ट दृश्य देखा हो जो हमारी तरफ से, वो आराम से हमारी कार्रवाई, जो हमारा आज का एजेंडा था वो आराम से चला और पूरा हुआ। कल भी हमारा एजेंडा था, वो पूरा हुआ। अब एजेंडे के बाद में करे उसकी वो जाने। हमारा इस तरफ से कोई किरकिरी का इरादा न तो था, न है, और न इरादा किरकिरी मानते हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्म वीर सावरकर नहीं देखेंगे, अगर गांधी दिखाते तो हम आएंगे। वीर सावरकर दिखानी या गांधी दिखानी, ये निर्णय हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय का है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से है। और वीर सावरकर एक इतिहास में महान पुरुष हुए। आजादी में उनका जो योगदान है, उनका जो त्याग है, उसकी कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आपको पता है कि वीर सावरकर का विरोध करेंगे तो आपने यही इसका जवाब दूसरा आरोप है कि मुकेश ठाकरे जी ने मार्शल ने उनको काटा। हाँ, वो बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा की बहुत उच्च परंपरा रही है, और जो भी विधानसभा में कार्रवाई होती है नियमों के तहत और परंपरा के तहत होती है। और उसमें सारे प्रावधान, यदि किसी को किसी पे आरोप लगाना है, कोई मुद्दा उठाना है, कोई बात कहनी है, तो हर तरह के प्रावधान उसमें है। और वो प्रावधान छपे हुए भी हैं, और प्रैक्टिस में भी कई तरह के वो प्रावधान हैं, उनके तहत उनको आना चाहिए। इतना यदि बड़ा मुद्दा उनके लिए था तो उनको केवल पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से क्यों आना चाहिए था? पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो तब होता है जब नियम की कहीं अवहेलना हो रही है प्रक्रिया में, उसको ठीक करने के लिए होता है। वैसा कुछ है नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर और पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी चीजें हैं। यदि इतना बड़ा मुद्दा है तो उसके लिए बाकायदा और नियम के तहत तैयारी करके उनको आना चाहिए था। डबल एजी का मुद्दा तो 6-7 महीने पुराना है। अब तक क्या कर रहे थे वो? सदन भी पिछले 3 जुलाई से चल रहा है। अब तक उनको उसमें भी नियमों के तहत आया जा सकता था, वो सब उन्होंने नहीं किया। तो उस पर आसन से कल यही व्यवस्था दी गई थी कि आपको यदि कोई आपत्ति है, कोई मुद्दा उठाना है, उस संबंधित नियम के तहत आप आइए और मैं आपको अवसर दूंगा, मौका दूंगा। उस बात को उन्होंने माना नहीं, अपनी मनमानी, अपने तरीके से उन्होंने सदन को चलाने का प्रयास किया, आसन को चलाने का प्रयास किया। तो आसन उस दबाव में नहीं आया, और जो उचित निर्णय आसन को करना चाहिए था उन्होंने किया। आपने कोशिश क्या की उनको बनाने की? आपकी ओर से कितनी बार बता रहे हैं।
हमने उनको उस समय भी चलते सदन में भी प्रयास किया उनको समझाने का, वो नहीं माने। उनके सचेतक से भी, उनके नेता प्रतिपक्ष से भी संपर्क किया। उसके बाद जब वो किसी तरह से नहीं माने और निलंबन तक की नौबत आ गई, निलंबन के बाद हम लोग लगातार उनके संपर्क में थे, मैं भी और संसदीय कार्य मंत्री दोनों अलग अलग भी मिले, एक साथ भी मिले, उनके नेता से मिले, उनके उप नेता से मिले, उनके सचेतक से मिले, और भी उनके वरिष्ठ जो नेता है पारिक साहब हैं या हरिमोहन जी हैं, उनसे सबसे मिले और सबसे उनसे कहा कि एक बार वो आदेश की पालना करें और वो निलंबित सदस्य से बाहर चला जाए, और उसके बाद अपन स्पीकर साहब से निवेदन करेंगे तो उसके बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले वो आदेश की पालना करें और आसन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। वो उन्होंने नहीं किया। पहले भी ऐसे कई बार निलंबन हुए हैं और उस समय सब सदस्यों ने ये किया है, खेद भी प्रकट किया है, बाहर भी गए हैं, आदेश की पालना भी की है और उसके बाद उसका वापस निलंबन रद्द भी हुआ है। ये आज भी हो सकता था, कल भी हो सकता था यदि उन्होंने आदेश की पालना कर ली होती। उन्होंने जिद पकड़ रखी थी कि हम आदेश की पालना तो करेंगे ही नहीं, आपको ही अपना आदेश वापस देना है। तो आसन की भी अपनी मर्यादा है, सदन की भी अपनी गरिमा है, उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी थी। वो माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी पालन किया और हमने भी पालन किया। रात को भी हम 11 बजे तक उनके संपर्क में थे, वहां हाउस में भी हम गए हैं, फोन से भी हम संपर्क में थे। अंत में जाके ये एक फार्मूला निकला था कि कल सुबह उनको वापस ले लिया जाए। उसमें ये हमने प्रस्ताव दिया है कि प्रश्नकाल पूरा होने दीजिए, प्रश्नकाल तक वो बाहर रह जाए, ना पक्ष लॉबी में बैठ जाए या और कहीं बैठ जाए, और प्रश्नकाल पूरा होने के बाद आप निवेदन करिए, आसन विचार करेगा। उसमें हम भी सहमत थे। उन्होंने जिद पकड़ी कि नहीं, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही हमारा निपटारा करो, तो फिर बाहर कहाँ गया वो? 1 मिनट के लिए वो सदन से बाहर नहीं रहा। सजा तो मिली नहीं, तो सजा मिलने से, भुगतने से पहले कैसे माफ करते हैं? इस कारण से गतिरोध पैदा हुआ और ये प्रतिपक्ष की नादानी भी कह सकते हैं, हठधर्मिता भी कह सकते हैं कि उन्होंने सारे परंपराओं को दरकिनार करके इस तरह से आसन को जबरदस्ती निर्णय करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। वो आसन उस दबाव में नहीं आया। आज भी जो कुछ चल रहा था, सदन की कार्रवाई ठीक चल रही थी। जो आज का एजेंडा था पूरा हुआ है, प्रश्नकाल भी पूरा हुआ है, शून्यकाल भी पूरा हुआ है, और उसके बाद भी जो चर्चा थी वो उसमें भी कई मान्य सदस्यों ने भाग लिया है। और उसके बाद ये अंतिम चरणों में ये निर्णय हमको और करना पड़ा। उसका इसलिए करना पड़ा कि एक तो जो निलंबित सदस्य है वो बार बार सदन के अंदर बैठे बैठे भी प्रवोक भी कर रहे थे और ऐसे वो अपने उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी जैसे वो सदन के किसी निर्णय की परवाह नहीं करते। वो भी ठीक नहीं था। और फिर कल जब मार्शल से उनको बाहर भिजवाने का आदेश हुआ आसन से, उस आदेश की पालना के दौरान उन्होंने जो व्यवहार किया वो और भी बुरा था। उस निलंबित सदस्य ने खुद ने 2 पुलिस कर्मियों को अपने मुंह से दांतों से काटा है और 2 में से 1 महिला है। इतना भी उसको ध्यान नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है, किसको काटा है। महिला की उंगली पर पट्टी बंधी हुई है, उस पुरुष के हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। दोनों को कल उन्होंने घायल किया है। तो ये और भी एक आग में घी का काम इसने किया कि जिसको इतनी भी तमीज नहीं है, इतना भी जिसको विचार नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो वो गलती की माफी तो क्या मांगेगा। तो उसने, उस घटना ने आग में घी का काम किया। और फिर भी आज सवेरे और प्रश्नकाल शुरू होने से आधा घंटा पहले मैं स्वयं वापस अंदर गया हूं। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, सचेतक तीनों को एक तरफ लेके मैंने कहा है, यदि आप लोग अब भी तैयार हो कि भी प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये मुद्दा लिया जाए, उसके लिए आप तैयार हो तो हम अब भी तैयार हैं। और यहां तक मैंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता जो सदन में भी उपस्थित है वो भी आपसे आके बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, किसी कीमत पे हम समझौता नहीं करेंगे। आपको करना है तो राइट 11 बजे करिए, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही करिए, अन्यथा हमको कुछ नहीं करवाना। तो फिर इतना आसन को झुकाना, सदन को झुकाना, ये सब वो प्रयास जो कर रहे थे उसको हमने स्वीकार नहीं किया और हमने कार्रवाई चलाने का निर्णय किया। और उसके बाद भी आज भी पूरे काफी सीरियस है। अगर उन्होंने 2 सुरक्षा कर्मी को, तो उसमें कुछ अलग से मतलब खाली इसी निलंबन में या मानेंगे पनिशमेंट या और कुछ नहीं हो सकता है? अब उसकी तो अलग उस पुलिस के जो स्टाफ है उनके थ्रू वापस हमको वो अध्यक्ष महोदय करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे किस किस को काटा है और
उनके नाम पर भी लेंगे, पद भी लेंगे, सारा कुछ लेंगे। वो अध्यक्ष महोदय के अपने उस परिव्यू में आता है तो वो करेंगे, उनके सुरक्षा अधिकारी से सारी रिपोर्ट लेंगे और फिर उसमें भी कभी कोई आवश्यक हुआ तो एफआईआर दर्ज करना या क्या करना वो भी आगे जो उचित होगा। 2 लोगों जिसमें एक महिला एक पुरुष। योगेश्वर जी, बड़ा मंत्री धारीवाल जी से जो अभिषेक निकल गया आसन को लेकर, उस पर माफ कर दिया, श्रवण कुमार को कर दिया, डोटासरा जी को कर दिया जी, बोले थे तो इस बार भी कर दिया। उन तीनों मामलों में उन तीनों व्यक्तियों ने तुरंत सद्भावना प्रकट की, तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और चैम्बर में जाके भी और विधानसभा में भी उन्होंने उस पर अपने केवल शब्दों में नहीं पूरे अपने बॉडी लैंग्वेज की पूरी भावना भी उन्होंने प्रकट की। इसलिए आसन ने भी बड़ा मन किया और हमने भी आसन के आदेश को स्वीकार किया। इस व्यक्ति ने पिछले 27 घंटों में एक बार भी ये भावना प्रकट नहीं करी या हाव भाव भी नहीं दर्शाए कि उसको कुछ अफसोस है या वो कुछ माफी मांगना चाहता है, कुछ नहीं। वो तो सदन को, आसन को झुकाना चाह रहे थे, इसलिए ये सारा पंगा हुआ। निलंबन के दौरान किन-किन सुविधाओं से वंचित नहीं, निलंबन के दौरान अब वो इस सदन के माननीय सदस्य नहीं है, तो सदस्य के नाते जो जो सुविधा मिलती है, जो प्रिविलेज मिलते हैं, वेतन भत्ते से लेकर और प्रवेश तक जो कुछ सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा समाप्त। योगेश्वर जी, 6 महीने बाद भी क्या सत्ता पक्ष उनसे माफी मंगाने की मांग करेगा या उनको वापस इतना अशोभनीय व्यवहार करने वाले व्यक्ति को बिना माफी मांगे तो माफ किया ही नहीं जा सकता। बाकी 6 महीने बाद क्या होगा वो उसमें देखेंगे। गर्ग साहब, ये बड़ी सवाल ये है कि आपकी सदन को चलाने की सभी सदस्यों के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो मुकेश भाकर को संसद से निलंबित कर दिया गया है सदन से 6 महीने के लिए। उसी को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बांग्लादेश से खबर आपको फिर से बताते हैं, जहां बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद निशाने पर हिंदू मंदिर भी नजर आए और इसीलिए इस्कॉन ने एक तोड़फोड़ किए गए मंदिर में वीडियो भी जारी किया है। इस्कॉन का दावा है कि कई मंदिरों को आग के हवाले भी किया गया। खंडित हुई ये मूर्तियां, इस्कॉन ने जो वीडियो जारी किया है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं उस बीच में अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन मंदिरों को टारगेट किया गया। इस्कॉन की तरफ से जो वीडियो जारी किए गए हैं आप देख सकते हैं कि उसमें मूर्ति भगवान की किस तरह से तोड़ी गई है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और इन्होंने, इस्कॉन ने यह भी दावा किया है कि कई मंदिरों को आग के हवाले भी किया गया। तख्तापलट के बाद निशाने पर हिंदू मंदिर वहां पर। और बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। आवामी लीग से जुड़े 2 हिंदू नेताओं की हत्या भी कर दी गई। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। विशेष रूप से इस्कॉन और काली मंदिरों को निशाना बनाया गया है। हरदन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की खबर है। ये भी बताया जा रहा है कि वहां हिंसा की आड़ में हिंदू पत्रकार की भी हत्या हुई है। रायगंज प्रेस क्लब को घेरकर प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार प्रदीप कुमार भौमिक को भी मार डाला है। अब माइनॉरिटीज की जिंदगी वहां खतरे में है। मैं समझता हूं भारत सरकार को सभी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उन पर हमले हो रहे हैं उनको बचाया जाए और वहां की फौज हालात को जल्दी से जल्दी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करे। अन्य तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।